देखो एक्सेल स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पर आपको टाइप करना है। चलता रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं। एक्सेल टाइप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसा वर्ड में हमें रेडीमेड टेम्पलेट फाइल मिलती है वैसे ही यहाँ पर भी डेटा शीट मिलती है, पर अभी हम इन डेटा शीट पर ना जा करके सीधे सीधे ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे। जब वर्ड को ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो मिलता है उसको हम डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं, और एक डॉक्यूमेंट फाइल के अंतर्गत हम पेज बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं। एक पेज हमें मिलता है, और एक डॉक्यूमेंट फाइल में कितने पेज दे सकते हैं उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, जितना चाहे उतना पेज हम दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर यहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलेगा वो वर्कबुक मिलेगा। उसी डॉक्यूमेंट फाइल को क्या बोलेंगे, वर्कबुक। और एक वर्कबुक के अंतर्गत हम लेते हैं वर्कशीट। ये वर्कशीट है, इसको हम वर्कशीट बोलेंगे। पुराने वर्जन के अंतर्गत हमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट मिला करती थी, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। बोले यदि यूज़र का काम 3 वर्कशीट में नहीं हो तो बोले यूज़र इंसर्ट कर ले। बोले कितनी, बोले जितना वो चाहे। तो बोले हो सकता है कि किसी यूज़र को एक ही वर्कशीट में काम हो जाए, तो फिर 2 वर्कशीट उसके पास बनी है, तो बोले उसका 3 वर्कशीट देने का कोई एडवांटेज, बोले ऐसे तो कोई एडवांटेज नहीं है। बोले 3 हो और 3 कम पड़ जाए तो बोले वो इंसर्ट करेगा। तो बोले फिर हम 3 क्यों, हम एक ही दें। वैसे होना तो ये था कि 3 के बाद 5 या 6 या 10 वर्कशीट बाई डिफ़ॉल्ट मिले, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ। क्या हुआ, 3 को ख़त्म करके अब एक ही वर्कशीट दिया गया है बाई डिफ़ॉल्ट। बोले यूज़र को यदि ज़रूरत है तो 3 के बाद भी वो इंसर्ट करता है, बोले 1 के बाद भी कर लेगा। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कशीट मिलती है। हम चाहें तो यहाँ पर नई वर्कशीट ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 का ऑप्शन दिया गया। जो हमारी ये वर्कशीट होती है इसके अंदर होते हैं रो और कॉलम्स। जो खड़े हैं इनको बोलेंगे हम कॉलम, और जो आड़े हैं इनको बोलेंगे रो। ठीक है। और रो और कॉलम के मिलने से हमारा बनता है सेल। जैसे ये कॉलम है, ये रो है, और दोनों से मिलकर के ये पूरा सेल बना। ठीक है। हर कॉलम का भी एक नाम है, हर रो का भी एक नाम है। ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉलम होते हैं उनका नामकरण किया गया ए बी सी डी के क्रम में, और जो रो है उनका नामकरण किया गया 1 2 3 के फॉर्म में। ठीक है। और रो और कॉलम से चूंकि सेल बना है तो इस सेल का नाम दोनों के मिक्स से बनेगा। जैसे इस कॉलम को हम कहेंगे सी, और ऐसे में 2 है तो C2। ठीक है। इसी प्रकार इस सेल को क्या कहेंगे, F4, क्योंकि F कॉलम है और 4 रो है। ठीक है। यहाँ ऐसे देख करके नामकरण करें या यहाँ पे नाम आ भी जाएगा, तो हर सेल का एक नाम रहेगा, और उसकी आइडेंटिफी जो है आइडेंटिफाई वो जो होगा वो उसी नाम से होगा। आगे जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसी के आधार पर हम फार्मूला भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है। अब हमें जो काम करना रहता है वो इसी रो और कॉलम में करना होता है। तो जो कॉलम है, ये कॉलम पुराने वर्जन में हुआ करते थे 256। कितने, 256 कॉलम हुआ करते थे, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। और जो रो है उनकी संख्या थी 65,536। यानी एक वर्कशीट के अंतर्गत आप 65,536 लोगों के नाम रिकॉर्ड कर सकते हैं। थे, है नहीं, ये पूरा रिकॉर्ड है एक एक ही सीट के अंतर्गत। अब इसको बढ़ा करके जो रो है इनकी संख्या कर दी गई है 10,48,576 शायद, है ना। ये देखना है आपको तो आप कंट्रोल के साथ में एरो डाउन करिए। 10,48,576। ठीक है। यानी पहले 65,000 था, उस 65,000 को बढ़ाकर कितना कर दिया, जो अपने आप में एक बड़ा डेटा है। यदि आपको 10 लाख लोगों के रिकॉर्ड रखना है तो बखूबी एक सीट में आप रख सकते हैं।
और यही कारण है कि एक्सेल डिमांड में है, क्योंकि जो रो टेबल हम बना करके रो कॉलम में डेटा रखने, उसमें डेटा रखना एक टफ काम है, क्योंकि इतना रो और कॉलम आप वर्ड की फाइल में कैसे, और कर भी लेंगे इंसर्ट तो उसको एक्सेस भी तो करना है, क्योंकि डेटा को सिर्फ डिजाइन करना ही उद्देश्य नहीं होता है, डेटा का मॉडिफिकेशन और एक्सेस वो भी क्विकली हो, ये भी बहुत जरूरी है। तो इसको बहुत फास्ट तरीके से एक्सेल डेटा एक्सेस मेथड को प्रोवाइड करता है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। फिलहाल जो कॉलम है ये 256 थे, इनको बढ़ा करके कर दिया गया 16,576 शायद, या थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, एक बार नोट्स में इसको मिला लीजिएगा, 16,000 प्लस मान के चले, ठीक है। यानी कहाँ 256 और कहाँ 16,000, जो अपने आप में एक बड़ा डेटा है, ठीक है। अब लास्ट कॉलम का एड्रेस क्या होगा, ये सीपीसीटी या इस प्रकार के एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि रो को तो हम कह देंगे कि लास्ट रो जो होगी वो 10,48,576 होगी, लास्ट कॉलम क्या होगा, तो आप एरो कंट्रोल के साथ में एरो राइट से इसमें मूव कर सकते हैं, एक्स एफ डी, ये लास्ट कॉलम होगा। यानी ये कैसे कवर हुआ, तो ये ए बी सी डी की फॉर्म में चलेगा, यानी जैसे ही आप यहाँ से कवर करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे इस प्रकार से खत्म होगा, जेड तक जाएगा, ये जेड के बाद ए की फॉर्म में आ जाएगा, फिर बी बी की फॉर्म में आ जाएगा, फिर सी के साथ में जाएगा, ऐसे ये बार बार रिपीट होता जाएगा हर लेटर हर एक के साथ में, तब जा करके लास्ट का बचेगा एक्स एफ डी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना बड़ा डेटा बनाना बहुत मुश्किल है और फिर उस पर काम करना, ज़रूरत लगती है वहाँ बनाते भी, पर बहुत कम मात्रा में। चलिए अब हम यहाँ पर जो काम करेंगे वो सबसे हम पहले इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट को लेकर के चलेंगे, और इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में फंक्शन को हम सीखेंगे, यानी यहाँ पर हम फंक्शन को तो करते ही हैं, लेकिन फंक्शन का यूटिलाइज कैसे होना है वो हम सीखेंगे। हम सिर्फ ऐसा नहीं कि सम का फॉर्मूला कैसे लगाना है, सम इफ का कैसे लगाना है, काउंट इफ का कैसे लगाना है, वी लुकअप कैसे काम करता है, एच लुकअप कैसे काम करता है, ये नहीं, हम उसका यूटिलाइज जब हम एक प्रोजेक्ट के बेस पर समझते हैं सीखते हैं तो बात समझ में आती है कि हाँ वाकई में ऐसे काम करता है। ऐसे तो हम फार्मूले सीखें 10 से 15 दिन में सारे फार्मूले खत्म हो जाते हैं, उनका यूजेस देखना है कि ऐसे हाँ ये काम करता है, लेकिन जब हम उसको रियल में यूज़ करते हैं तो उनका वाकई में जो यूज़ है वो पता चलता है, और फिर काम करने की दृष्टि से भी हम प्रिपेयर हो पाते हैं। तो हमें रियल प्रैक्टिकल पर थोड़ा सा फोकस करना है, और जब रियल प्रैक्टिकल पर आप काम करेंगे तो वो चीज़ें कई तरीके से यूज़ होगी, ऐसा नहीं कि आप ताली बजा करके चल दें कि मामले से हाँ बहुत बढ़िया अच्छा है। जैसे एक बार क्या होता है कि हमने बहुत कहानी सुनी द्रोणाचार्य की और अर्जुन की, तो अर्जुन प्रिय था ही द्रोणाचार्य को, इसमें कोई शक नहीं है, तो मन में हमेशा ये रहता है बाकी शिष्यों को कि ये अर्जुन इतना प्रिय क्यों। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि इनका समाधान, शंका का समाधान होना चाहिए बीच बीच में, क्यों प्रिय है। तो एक दिन वैसे जो डेली का रूटीन होता है उसी में से सभी शिष्यों के साथ द्रोणाचार्य नदी पर स्नान के लिए गए। बीच रास्ते में सभी शिष्यों को रोका और बोला कि बेटा अर्जुन, मैं अपनी धोती तो कुटिया पे भूल के आ गया, आप जाओ धोती लेके आ जाओ। अर्जुन का कहना, द्रोणाचार्य का कहना मानते हुए अर्जुन गए धोती लेने के लिए। इतने में गुरुदेव थोड़ा आगे बढ़े और सभी से बोले बेटा एक ऐसी विद्या होती है जिसको यदि अभिमंत्रित करके तीर छोड़ा जाए तो जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है इसके हर पत्ते में छेद हो जाएगा। बोले वाह गुरुजी, बताइए जाए। द्रोणाचार्य ने तीर छोड़ा अभिमंत्रित करके, देखा तो
पेड़ के हर पत्ते में एक एक छेद करता हुआ तीर अपनी जगह पे लौट गया। सभी ने ताली बजाई, अरे वाह। स्नान के लिए आगे बढ़े, नदी पर गए। अब जो अर्जुन धोती लेने के लिए गया था कुटिया पे, वो लेकर के आया, देखा कि अभी जब मैं यहाँ से गया था तब इस पेड़ के पत्तों में छेद नहीं था, अब वो छेद है। तो एक चीज तो ये एकाग्रता को दिखाता है, ये कुछ चेंजेस हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत कुछ सीखने को देता है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर क्या चेंजेस हुए। दूसरा कि जब छेद हुआ है तो इसका कोई रहस्य होगा, इसकी कोई विद्या होगी। विद्या होगी तो कहीं ना कहीं उस विद्या का उत्पत्ति का सिद्धांत भी होगा। थोड़ा सा देखा इधर उधर तो देखा कि एक पृथ्वी पर एक मंत्र लिखा हुआ है। अर्जुन ने था तो तीर साधा, अभिमंत्रित किया, छोड़ा, देखा कि एक छेद तो पहले से था, एक और हो गया। बोले वाह वाह, मैं सीख गया। गुरुदेव ने मेरी अनुपस्थिति में विद्या बताई थी, मुझे लगा कि शायद मैं चूक गया हूँ, रह गया हूँ, अब मैं नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन मुझे ये विद्या आ गई। नदी स्नान के लिए गए, नदी स्नान होकर के आए तो उधर से गुरुदेव ने देखा द्रोणाचार्य जी ने कि एक पत्ते पर एक छेद था, एक हुआ है। उन्होंने कहा किसने किया, आप झूठ भी नहीं बोल सकते। तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव बिना आज्ञा से किया है, आपकी परमिशन हमें आपकी थी नहीं, पर मुझे लगा कि आपका समय व्यर्थ ना हो इसलिए मैंने इसका प्रैक्टिकल करके देखा है। अब यदि इसमें दंड किया है तो मैं जो भी आप दंड देंगे उसको स्वीकार करता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि दंड के पात्र नहीं है, आप शाबाशी के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र। मैंने सबको विद्या बताई, किसी ने नहीं कहा कि मैं भी एक बार अभियंत्रित करके देखूं, होता है कि नहीं होता है, हो सकता है कि आपके हाथ में ही कला हो। तो ये अंतर है आप में और इस अर्जुन में, किसने प्रैक्टिकल किया। तो कई ऐसे समय हमारे साथ में खूब आता है, हम सोच रहे थे सर ऐसा हो जाएगा, हमने सोचा तो ऐसा ही था, सोचा तो प्रैक्टिकल क्यों नहीं किया, करके क्यों नहीं देखा। हो सकता है कि ऐसा हो जाए, जब तक हम गलत नहीं करेंगे तब तक सही नहीं कर सकते। तो जब हम किसी प्रोजेक्ट पर या किसी काम को कर रहे हैं तो उसको उसको कई तरीके से करने के कंसेप्ट जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक वो समस्या देगा। और ये चीज़ रटने वाली नहीं है। जो एक्सेल की हम बात करें, हमारे पास बहुत डिमांड आती है सर एक्सेल, एडवांस एक्सेल के नोट्स दीजिए। तो हम जब एक्सेल के नोट्स बनाने के लिए जाते हैं तब तक हमारे साथ में बड़ी समस्या आती है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट बेस में कई फंक्शन कई जगह लगे हुए हैं। अब उनको कैसे उसमें असाइन करो, और असाइन करें भी तो कहाँ कहाँ उनका डिक्लेरेशन देंगे, जो अपने आप में तगड़ा काम है, टाइम लगेगा। तैयार कर रहे हैं कुछ मामलों में, कुछ तक अभी हमने किया भी है, लेकिन उससे ज़्यादा हमने कहा कि यदि हम नोट्स में इसको बनाएंगे देंगे तो हम एक्सप्लेन कर इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितना हमने वीडियो में किया है। तो उसकी वीडियो क्लासेस रहे कि आप ये लीजिए, लेकिन नोट्स और वीडियो दोनों में बहुत कुछ अंतर होता है। तो नोट्स में वो चीज़ अभी नहीं है जो आपको दिया है। कोशिश करिएगा कि इसको क्लास के माध्यम से ही क्लियर करें, जितना हो सके पूरा। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन काम में यही आएगा। उस दृष्टि से भी इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएं, वहाँ पर प्रायोरिटी में कहीं ना कहीं ये रहेगा एडवांस एक्सेल पे काम। और आता है आज की स्थिति में, यदि आप बड़ी सिटी में जाते, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको मल्टीनेशनल कंपनियों में खूब ज़रूरत पड़ती है। HR की जो पोस्ट होती है अधिकतर में एडवांस एक्सेल चाहिए। यानी इनिशियली 10 से 15 हज़ार की जॉब आपको इसके बेसिस मिल सकती है। इसके बाद फिर आपकी योग्यता जितना ज़्यादा होगी उतना आप कमा सकते हैं, ले सकते हैं, पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों में ही। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक डेटाबेस तैयार करेंगे। ध्यान रखें कि कोशिश ये करें कि जो शेड्यूल हम अपनाया, तरीका क्या सही हो, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और कई चीज़ें ऐसी है जो हम बताएंगे नहीं, आपको डायरेक्शन नहीं देंगे, गाइड नहीं करेंगे, आपको सिर्फ उसको समझ लेना है।
जैसे रास्ते पे चलते हुए बीच में कीचड़ आ जाए तो हम बोले सीधे ही चलेंगे हम तो, चलो। अब ये तो आपको निर्धारित करना है कि हमें रास्ता चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको आप अपने स्तर से सुधार संशोधन कर सकते हैं और वहाँ से आप उसको अडोप्ट कर सकते हैं, है ना। जो एक तरीका ही होगा कि हाँ ऐसा तो ऐसा होना चाहिए। तो इसमें रो और कॉलम के आधार पर आप डिजाइन करें और कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइनिंग का पैरामीटर अच्छा हो, इस बात का भी ध्यान रखें। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे जितना अच्छा बनेगा उतना अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो एक सीट हमारी हो गई। जैसे हम एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट के, तो इसका नाम हम रखेंगे एडमिशन, या सबसे पहले तो एक होम पेज रख ले, मेन सीट, जहाँ पर हमारा सारी सीट का ब्यौरा रहे। दूसरी सीट हमारी हो सकती है जैसे एडमिशन लेंगे हम, तो हमने डाल दिया एडमिशन। फिर हमारा रहेगा डेटाबेस, तो डेटाबेस को डेटाबेस ही डाल देते हैं। अब देखिए तीनों क्रम हमने पहले होम फिर डेटाबेस ना कि पहले डेटाबेस फिर होम फिर एडमिशन, अस्त व्यस्त, वैसे भी काम तो करेगा लेकिन तरीका क्या अच्छा हो सकता है। अब हम सबसे पहले होम पेज पे चलते हैं। इस होम सीट को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट यहाँ सेलेक्ट किया, क्लिक किया तो इसमें कॉलम भी आ गए सारे और रो भी। यदि एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे आप, जैसे क्लिक किया तो पूरा कॉलम जिसमें 10,48,576 रो इसके सेल सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, कॉलम एक ही हमारा CAD, तो पूरा कॉलम ने सिलेक्ट किया, रो इसमें 10 लाख पूरी सिलेक्ट हो गई। इसी प्रकार यदि इधर से एक रो को सिलेक्ट किया है तो ये पूरे कॉलम सिलेक्ट हो गए। तो ऐसे में कॉलम ऐसे में रो, लेकिन दोनों के बीच में यहाँ क्लिक किया, इसका मतलब है कि पूरा वर्कशीट हमारा सिलेक्ट हो गया। इसी के साथ में यदि आपको चारों सीट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करिएगा और इसे क्लिक कर दीजिएगा, ये मल्टी सीट सिलेक्ट हो गई है। और इस मल्टी सीट सिलेक्शन के बाद आप यदि कोई कलर इसमें करना चाहें तो आप बखूबी कर सकते हैं। ये देखिए होम सीट का भी कलर, एडमिशन, डेटा सीट, सीट 4 सभी का कलर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले होम है तो होम को हम बाद में डिजाइन करेंगे। सबसे फर्स्ट हम डिजाइन कर लेते हैं डेटाबेस को। ठीक है, या एडमिशन पे ही चलते हैं। तो हमें किन किन फील्ड की आवश्यकता है, सॉरी हम डेटाबेस ही चलते हैं। एक डेटा को व्यवस्थित रखने के लिए हमें किन किन फील्ड की आवश्यकता लगी, तो सबसे पहला तो क्रम पता चल जाए, सीरियल नंबर जिसको हम कह दें, 1 2 3 की फॉर्म में हो, ये कितना डेटा है, तो उसके लिए हमने SN नंबर रख लिया। फिर एक उनका यूनिक नंबर जनरेट हो, तो हमने डाल दिया इनरोलमेंट। ठीक है, इसके बाद हो सकता है क्लास, किस क्लास में एडमिशन ले रहे हैं। क्लास के बाद बेच हम डाल सकते हैं, ये हमने डाल दिया। इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम, मदर नेम की आवश्यकता लगती है किस कहीं पे, तो वो भी आप रख सकते हैं, अभी हमने छोड़ दिया। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये फील्ड हमारी होगी। इसके बाद हम जैसे फीस का ब्यौरा रखेंगे, तो रजिस्ट्रेशन फीस या एडमिशन फीस ये हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर एग्ज़ाम फी, एग्ज़ाम फर्स्ट हम कह देंगे। इसी प्रकार एग्ज़ाम सेकेंड, एग्ज़ाम सेकेंड। अब ये हमने टाइप नहीं किया, ये कर्सर की स्थितियां हैं। यहाँ पर आपको एरो कर्सर ना मिलते पर प्लस मिलेगा, ये प्लस यानी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सभी तरफ आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं इससे, इसलिए इसको ऐसा दिया गया है। लेकिन जब आप सिलेक्टेड रेंज के बॉर्डर पे जाएंगे तो ये एरो के ऐसे सिंबल आ जाएंगे, इससे आप इसको मूव कर सकते हैं। यानी कोई डेटा है, सपोज करिए डेट ऑफ बर्थ को आपको मूव करना है, तो इसकी बॉर्डर पे जाइए, यहाँ पर क्लिक करके इसे मूव कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये दो स्थिति होगी। तीसरी स्थिति है कि जब आप इस सेल के देखिए इसमें एक कॉर्नर डिफरेंट है, तो इसके ऊपर पॉइंट रखेंगे तो ये पूरा प्लस हो जाएगा, और इस प्लस से आगे की रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे DOB तो हमने आगे खींचा तो सभी को वो समझ गया कि इसको DOB चाहिए। कैरेक्टर डेटा में ऐसा होता है, लेकिन कैरेक्टर के साथ नंबर है या ओनली नंबर है, जैसे सीरियल नंबर की बात करें तो सीरियल नंबर में हमने डाला 1 2, यदि हम आगे की सीरीज चाहते हैं तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे। एक को यदि आपने सिलेक्ट किया तो ये एक ही आगे बढ़ाएगा, लेकिन 1 और 2 तो दोनों के बीच में अंतर कितना है,
1 का अंतर है। यदि दोनों को सेलेक्ट करके और फिर इसको खींचा तो जहां तक आपने इसको जनरेट किया वहां तक सीरीज जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आप कोई भी सीरीज जनरेट कर सकते हैं, 1-2 की सीरीज नहीं, जो चाहें। जैसे आपने दे दिया 1 के बाद 5, तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो अगले तीसरे में अंतर हो जाएगा, ये 4 का अंतर यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सीरीज। इसके साथ में यदि कैरेक्टर वैल्यू के साथ में, जैसे हमने ए की सीरीज लगा करके रोल नंबर हमने डिफाइन किया A12, तो ए और सिंगल इसमें सेलेक्ट करेंगे, आगे खींचेंगे तो ये 2-3 फॉर्म खुद निकाल देगा कैरेक्टर के साथ में। नंबर के साथ में समझ नहीं पाता कि क्या चाहता है यूजर। ठीक है, तो ऐसा ही हमने एग्जाम फर्स्ट और इसको सेलेक्ट किया। ऐसे में भी नहीं खींच सकते, ऐसे में भी आप खींच सकते हैं, यानी जिधर रेंज चाहें उधर जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल इस डेटा की हमें आवश्यकता नहीं है, इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। ये डेटा हमारा डिलीट हो गया। एग्जाम सेकेंड हमने डाल दिया। अदर हम चाहें, अदर हम यहाँ डाल दें, यहाँ हम टोटल करना चाहेंगे, टोटल फीस इसमें आ जाए। ठीक है, इसके बाद ड्यू ये आ जाए। ठीक है, अब जैसे एडमिशन इनरोलमेंट नंबर है, तो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर जनरेट हो, तो पहला स्टूडेंट आए, जैसे यहाँ पर पहला स्टूडेंट आया अजय, तो अजय का इनरोलमेंट नंबर 1 आ जाए, लेकिन उसके साथ में ये भी आइडेंटिफाई हो कि वो किस कोर्स का है। तो हमने यहाँ पर क्लास या कोर्स, इसको क्लास की जगह कोर्स भी ले सकते हैं, क्लास भी ले सकते हैं। तो हमने डाल दिया जैसे PGDCA, उसकी बैच क्या है, कौन सी बैच है, जैसे हमने 5 to 7 ही डाल दिया, तो ये बैच हो गया। अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट नंबर 1 है PGDCA का, तो P आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत है, सफिशिएंट है। तो हम यहाँ पर इस PGDCA का P और ये 1 ऐसा यहाँ पर डिफाइन कर दें। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक हो। तो एक तरीका तो कि सिर्फ दोनों को डिफाइन करना है, P और 1, तो यहाँ पर एक फार्मूला, जितने भी फार्मूले फंक्शन है वो इक्वल के साथ में लगेंगे। और इन फार्मूला फंक्शन को लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि जो समझा रहे हैं उसी में आपका ध्यान यही हो और कॉपी पे आप उसको नोट कर लें। ठीक है, तभी एक्सेल कर पाएंगे आप। यदि आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो थोड़ा सा आदत बना लें, और फिर भी नहीं बन पा रही है तो फिर एक्सेल को छोड़ करके दूसरा कोई काम करें, क्योंकि वाकई में कुछ लॉजिकल भी है और इंटरेस्टिंग भी है, दोनों तरीके से आप सीखिएगा इसको। ठीक है, तो हमने दिया इक्वल, यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शन आपको मिलेंगे, पहले एक्सेल के अंतर्गत है वो फंक्शन, बस उनका यूज करना है हमें। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन कॉल किया, वो है लेफ्ट का, लेफ्ट। इसके बाद हम शिफ्ट के साथ में कोष्टक यूज करेंगे। यहाँ पर जैसे कोष्टक यूज करा तो बोल रहा टेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट दिया कि ये टेक्स्ट कहाँ है, तो बोले हमने दिया C2 में। C2 यानी C2 की वैल्यू जो है वो एक टेक्स्ट ही है। नीचे देखेंगे तो वो गाइड भी करता है, जब फंक्शन को कॉल करते हैं टेक्स्ट के बाद कॉमा दिया है, कॉमा लगा दीजिए। फिर बोल रहे नंबर कैरेक्टर, कितने नंबर आप उस कितने कैरेक्टर चाहिए उसका नंबर बताइए। तो PGDCA में से हमें लेफ्ट साइड से 1 कैरेक्टर चाहिए, तो हम 1 प्रेस करेंगे। 2 चाहिए, P और G चाहिए, तो आप वो बता दीजिए। हमें चाहिए 1, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। तो ये P इसने इस PGDCA में से ले लिया। यदि यहाँ पर DC होगा, जैसे इस स्टूडेंट का कोर्स DC है, तो इसमें से D ले ले। अब जो फंक्शन हमने लगाया है इसी को हम बाकी सबके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कर्सर कॉर्नर में ले जाइएगा और डबल क्लिक कर दीजिएगा। डबल क्लिक या क्लिक करके से खींचेंगे। फर्स्ट टाइम तो खींचना होता है, क्योंकि 10,48,000 है, तो एक्सेल को नहीं पता कि आप कहाँ तक अप्लाई करना चाह रहे हैं, कितना डेटाबेस लाना चाह रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपको सिलेक्ट करके बता दीजिए। एक रेंज का फॉर्मूला भी होता है, वो भी पर हमें सिलेक्ट करके बता देंगे। जब हमने पहली बार में बता दिया तो दूसरा फॉर्मूला जो लागू हुआ है वो जहां तक आप गए वहीं तक जाकर लागू हुआ। 25 तो 25 बात खत्म होगी, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। आगे आपको क्लिक करके बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। पर बाय डिफॉल्ट डबल क्लिक से कहाँ तक गया, जहां तक हमारी रेंज थी। ठीक है, कंट्रोल के साथ में अप डाउन अप एरो ऊपर के लिए प्रेस करेंगे तो ये फर्स्ट में पहुंच जाएगा। तो यहाँ आप पा रहे हैं P आया, यहाँ पे क्या आया, D आया। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और हम कॉलम यहाँ पर चाहते हैं ईयर का, क्योंकि अलग अलग
ईयर है हमारे 2022 के स्टूडेंट है, 23 के स्टूडेंट, पता नहीं चल पाएगा। तो हम चाहते हैं कि उनके नामांकन नंबर से, क्योंकि नामांकन जो नंबर होता है वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पर ऐसे कई स्टूडेंट जिनका नाम राजेश है, राजेश शर्मा, तो पीजीडीसीए में कई राजेश शर्मा यूनिवर्सिटी लेवल पे आएंगे। एक इंस्टीट्यूट में भी आ सकते हैं दो एक जैसे नाम। अभी इस सेशन में भी दो या तीन स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम एक जैसा है, कॉमन नेम। तो वहां पर क्या किया जाए, बोले उनका एक यूनिक आईडी जनरेट कर दो, जैसे आधार नंबर। आधार किसी का भी दो नहीं होता, एक का जो जनरेट हुआ वो उसी का है। तो ऐसा ही एनरोलमेंट नंबर में हो कि यूनिक जनरेट हो जाए। तो हम यूनिक बनाने के लिए एक तो हमने कोर्स ले लिया, दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं ईयर। तो एक कॉलम, इनके बीच में एक कॉलम और चाहिए हमें, तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर एक कॉलम को सिलेक्ट कर ओके कर देंगे। ठीक, यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं ईयर। ईयर एक और माखनलाल विश्वविद्यालय की यदि हम बात करें तो इसमें 2 बार एडमिशन होते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं सेशन। एक जनवरी सेशन और एक जुलाई सेशन। तो हम एक कॉलम और यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे, ओके करेंगे। ठीक है, और यहाँ भी सेशन पहले ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेशन में हमने जो भी डाला, जैसे हमने डाल दिया जुलाई डाल देते हैं, एक का जुलाई डाल दिया और एक का जनवरी डाल दिया। ठीक है, अब हम सेशन भी लें। ईयर एक का हमने 2023 डाल दिया, एक का 2022 डाल दिया, 22 पहले फिर 23 ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2022 डाल दिया। तो हम चाहते हैं कि इस इनरोलमेंट में पी जे 2022, लेकिन यहाँ पे देखो जे जे दोनों हैं, तो जे से समझ में नहीं आएगा कि जनवरी सेशन है कि जुलाई। तो ज़्यादा अच्छा जे यू जे, जे एन है जनवरी, जे यू एन है जुलाई। तो पी के बाद क्या है तो पी के बाद हम ईयर ले ले पहले। यदि कैरेक्टर के साथ लेंगे तो पी जे यू समझ में नहीं आएगा, तो बीच में नंबर ले लें, फिर कैरेक्टर ले लें, फिर नंबर ले लें, ऐसा हम कर लें। तो यहाँ फंक्शन में जाते हैं, फिर से इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस फॉर्मूले के बाद, ये फॉर्मूला तो अपनी जगह पूरा हो गया, फिर एंड का सिंबल लगाना। एंड यानी हमने कहा लेफ्ट एंड, ये वैल्यू तो हो गई, इसके बाद क्या चाहते हैं, तो एंड हम चाहते हैं ये वैल्यू आ जाए, यानी ईयर आ जाए। इसमें यदि हम लास्ट के 2 कैरेक्टर चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, राइट का फॉर्मूला लगा करके। फिलहाल अभी हम पूरा ही चाहेंगे, ईयर पूरा आ जाए। ठीक है, फिर एंड का सिंबल लगाएंगे। और क्या चाहते हैं, और चाहते हैं हम इस डी में से, D2 में से JU, तो जो चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें असाइन करना होगा लेफ्ट, टेक्स्ट दिया हमने D2, कितने कैरेक्टर चाहिए, 2, नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे। तो क्या आ गया, P 2022 JU। अब ये तो क्या होगा, सीरीज हो गई। इसमें स्टूडेंट कौन सा नंबर का है, बोले स्टूडेंट फर्स्ट नंबर का है। तो इसके साथ में एक और चीज आए, और वो क्या है, तो एंड लगा करके आप देना कि ये वैल्यू आ जाए। ये 1 बाई डिफॉल्ट लिखा है A2 की वैल्यू, यानी पहले लेफ्ट का फॉर्मूला C2 में से एक कैरेक्टर आए, एंड E2 पूरा एज इट इज आ जाए, फिर D2 में से 2 कैरेक्टर आए और A2 एज इट इज पूरा आ जाए। और इससे मिलकर के हमारा एनरोलमेंट जनरेट हो जाएगा। पीजीडीसीए 2022 का जुलाई सेशन का पहला स्टूडेंट। यदि पीजीडीसीए दूसरा भी यदि कोर्स पीजीडीसीए ही है, पीजीडीसीए ही है, सेशन जुलाई है, ईयर 2022 ही है, तो सेम आएगा। अब ये सेम आई किस कैसे आएगा, तो हम इसको डबल क्लिक कर देंगे, ये सब पर लागू हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आया, P22 JU। लेकिन यदि यहाँ पीजीडीसीए है, यहाँ जुलाई है, लेकिन यहाँ ईयर चेंज हो गया, इस स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया कैसे करेंगे कि 23 जुलाई का है। यदि जुलाई ना होकर के यहाँ पर जनवरी होगा तो क्या आएगा, जे, हमें इसको कैपिटल में लिख देना था, ज़्यादा अच्छा लगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, जहाँ जरूरत हो। इसमें स्मॉल थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, एक जैसा समानता के लिए हम कैपिटल लेटर देते हैं, तो ये जे आएगा, इसमें JU आया है, तो यहाँ से एक यूनिक चीज़ जनरेट हो जाएगी। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। पहली बात नोट करने में
पेन से नहीं लिखेंगे, पेन से लेंगे फट तुरंत क्लिक कर लेंगे, वो भी है। और यदि आपकी स्पीड अच्छी है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, पर फॉर्मूला धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो मामला उलझ जाएगा, है ना। जहाँ ज़रूरत लगता है छोटा है नोट करें, जहाँ लगता है कि बड़ा फॉर्मूला बड़ा है फोटो क्लिक करें, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इनरोलमेंट जनरेट करने का फॉर्मूला है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ यदि हमने इस फॉर्मूले को सभी पर अप्लाई किया तो आप देख पा रहे हैं 4, 5, 6, 7 सब आ गए। तो हम जब वैल्यू हो, यानी हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये इनरोलमेंट जनरेट तो हो, लेकिन कब जनरेट हो, बोले जब स्टूडेंट की वैल्यू आए, जब हम एडमिशन करें स्टूडेंट का तभी ये आए, अदरवाइज ये नहीं आए। तो ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है इसी में हम एक कंडीशन जोड़ देंगे इसके पहले, और वो कंडीशन है इफ़ की। अब देखो इफ़ को हम थोड़ा सा बाहर समझ लेते हैं। इफ़ क्या करता है, इक्वल इफ़ यानी यदि, कोष्टक लगाएंगे। लॉजिक टेक्स्ट बोल रहा है कि आप कंडीशन चाहते हैं लेकिन क्या, तो हमने कहा यदि इस सेल में D2 में कोई वैल्यू बोले नहीं हो, डबल इन्वर्टेड से ब्लैंक बता दिया, यानी ये D2 खाली हो तो क्या करें, बोले हमने कहा कि खाली ही आए, कोई वैल्यू नहीं आए, वो पूर्णतः ब्लैंक है। लेकिन यदि इसमें कोई वैल्यू है अदरवाइज क्या करें, देखिए यहाँ कॉमा लगाते ही लॉजिक टेक्स्ट होने की जस्ट बात बोल रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, यदि वैल्यू आपने जो कहा कि ये खाली हो तो क्या करें, तो हमने इफ ट्रू में कहा कि खाली आए, सत्य है। तो बोले ट्रू यदि वो खाली नहीं हो, यानी कोई वैल्यू हो तो क्या करूं, तो हम उसमें कह सकते हैं कि उस स्थिति में हमारा ये फॉर्मूला लागू, या कोई नाम, जैसे हमने नाम डाल दिया कि यदि खाली नहीं हो तो नाम आए श्री, सपोज करिए यार, तो श्री आ गया। लेकिन किसका वैल्यू बोला था हमने बोला था D2 का। देखिए D2 में हम कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, ये ब्लैंक हो गया। कोई भी वैल्यू आपने D2 में, जरूरी नहीं कि सेशन आप जुलाई टाइप करें, कोई भी वैल्यू तो फॉर्मूला ट्रू हो रहा है, ठीक है, सॉरी फॉल्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला हमने उल्टा लगाया, यानी फॉल्स स्थिति में वैल्यू आएगी, ट्रू वैल्यू में ब्लैंक आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमने कहा कि यदि D2 ब्लैंक हो तो ब्लैंक आए, अदरवाइज क्या हो, तो अदरवाइज में जो श्री लिखा ना उसकी जगह हम इस पूरे फॉर्मूले को बैठा देंगे। ये जो फॉर्मूला हमने लगाया, क्या लगाया, लेफ्ट का पूरा फॉर्मूला। तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, डबल क्लिक करके। कॉपी कैसे करेंगे, डबल क्लिक करना, यहाँ से माउस से सिलेक्ट करना, कट कर लेते हैं, कंट्रोल X, पूरा फॉर्मूला गया यहाँ से। अब यहीं पर हम फॉर्मूला असाइन करते हैं। क्या फॉर्मूला खुद बताएगा, हेल्प आपको गाइड खुद करेगा। जैसे आपने इफ लिखा, कोष्टक लगाया तो बोलो लॉजिक टेक्स्ट आपकी कंडीशन बताइए। तो हमने लॉजिक टेक्स्ट में कहा जैसे हम नाम से या क्लास से उठा सकते हैं, यहीं से हम कंडीशन लगा दें, यहाँ से लगा सकते हो, नाम भी, नाम टाइप करो तभी आए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, G2 इक्वल ब्लैंक हो, बोले G2 में कोई वैल्यू नहीं हो तो बोले वैल्यू इफ ट्रू, यदि वैल्यू है आपने जो दी है ट्रू होती है तो क्या करें, तो बोले खाली हो तो खाली छोड़ दे इसको भी। लेकिन फॉल्स हो मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू हो, और वैल्यू क्या होगी, हम कोई नाम देंगे। तो बोले कोई भी वैल्यू हो तो क्या करे, तो बोले हमारा फॉर्मूला लागू कर दे, यहाँ से हमारा फॉर्मूला लागू हो गया। इक्वल हटा देना, यहाँ इक्वल नहीं लगेगा, इक्वल एक ही बार लगेगा, कॉमा लगा करके। तो सेकंड कंडीशन हमारे यहाँ फॉर्मूला लागू हो जाएगा। अब सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, लेफ्ट C2 में से एक कैरेक्टर ले ले, फिर E2 को ऐसे ही डाल दे, फिर लेफ्ट D2 में से 2 कैरेक्टर ले ले, फिर एंड A2 की वैल्यू डाल दे, देन अब एंटर करेंगे, एंटर करते हैं। ये देखिए HD टाइप था, HD ले लिया, यहाँ पर टाइप होना चाहिए था जुलाई। कब, जब यहाँ पर नाम टाइप है, यहाँ पर वैल्यू गई, एनरोलमेंट नंबर खत्म। नाम डाला, जैसे ही वैल्यू नाम टाइप करेंगे ऑटोमेटिक जनरेट होती जाएंगी। अब इस फॉर्मूले को आपको सभी पर लागू कर देना। सभी पर लागू करने के लिए यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे। देखिए क्या हुआ, ऑटोमेटिक चले गए। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन को देख रहा है। जब आपने, अब देखो एक्सेल कितना एडवांस तरीके से डिजाइन किया है। जब आपने यहाँ पर कहा है G2 तो इसने G2 देखा, लेकिन जस्ट सेल नेक्स्ट में आप जाते हैं तो यहाँ किसको देख रहा है, G3। उसने समझ लिया कि G2 को नहीं देखना, अब G3, यानी यूजर ने आगे रेंज जनरेट किया, मतलब उसको आगे की वैल्यू चाहिए, वहां हर बार देखेगा और उन्हीं में से वैल्यू, सब वैल्यू चेंज हो गई है। हम चाहते हैं कि फिक्स करें तो आगे हम देखेंगे, फिक्स भी कर सकते हैं। एंटर करेंगे, अभी देखिए ब्लैंक है,
यहां पर कोई नाम हमने डाला, जैसे दूसरा एडमिशन अजय सिंह, एनरोलमेंट नंबर खुद ही जनरेट हो गया। ठीक है, तो जो जो वैल्यू आप डालेंगे, जैसे आपने यहां डाल दिया, यहां डाला, सिर्फ 4 आएगा। क्यों? क्योंकि बाकी में वैल्यू नहीं है। उसने लेफ्ट में गया लेकिन कुछ नहीं मिला, लेफ्ट में गया 2 कैरेक्टर नहीं मिला, ईयर में गया नहीं मिला। लेकिन यदि आपने टाइप किया, यहां पे टाइप किया DCA, तो यहां पर, यहां टाइप किया जनवरी, यहां टाइप किया ईयर, देखिए एनरोलमेंट नंबर हमारा ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। लेकिन ये वाला मामला क्या, तो हम चाहते हैं ये नंबर का भी ऐसा ही मामला हो। ये ऐसा पहले से लिखा नहीं हो, पहले से हमें पता ही नहीं कि एडिशन कितने आने वाले हैं, हमें तो जितना आवे बात खत्म हो, बोले 4 एडिशन, बात खत्म हो गई, 4 का पता चल जाए कि 4 एडिशन हमारे हैं। तो यहां पर पहले तो नंबर कैसे आए, 1 2 3 की फॉर्म में कैसे आए, तो हर सेल का अपना नंबर होता है। यदि आपने यहां पर लगाया रो का फॉर्मूला, रो और कॉलम भी लगा सकते हैं, अभी हम लगाते हैं रो, कोष्टक कोष्टक बंद इक्वल रो, कोष्टक खुला कोष्टक बंद, इतना करेंगे तो ये एक्सेल से रो का नंबर आपको बता देगा कि ये दूसरे नंबर की रो है भी दूसरे नंबर की रो, तो हर रो का एक नंबर है। ठीक है, तो उसने बता दिया 2, लेकिन हम चाहते क्या है, हम तो चाहते हैं, क्योंकि पहली रो में तो हमारा सीरियल नंबर है। हमारी काउंटिंग यदि आपसे पूछे कि आपके पास कितने एडिशन है, तो आप कहेंगे 5, आप क्या कहेंगे 4, लेकिन नंबर क्या आएगा 5। यदि इसी को आगे आपने कर दिया ऐसा क्लिक करके और इसको खींच दिया, तो आपको क्या नंबर देगा 5, क्योंकि काउंटिंग 2 से हुई। तो हम क्या यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि जो वैल्यू आए उसमें से 1 घटा दे, यहां पर भी 1 घटाएगा, यहां पर वैल्यू क्या आएगी 2, यहां पर वैल्यू क्या आएगी 3, 3 में से 1 घटाएगा तो 2, तो ऐसा हर मान में से घट जाएगा। अब आप देखिए 25 तक आया, लेकिन ये जो वैल्यू आई कब आए, तो बोलिए जब इसमें नाम हो तभी आए। तो इसके आगे हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं, इफ यदि नाम हो, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, इस रो के पहले, रो वाले फॉर्मूले के पहले हम कहेंगे इफ यदि कोष्टक क्या हो, बोले इस सेल में, किस सेल में, G2 में कोई वैल्यू नहीं हो, ब्लैंक हो, तो ब्लैंक आए, नहीं तो फिर रो का फॉर्मूला चले। क्या कहा, यदि G2 में कोई वैल्यू नहीं हो तो कोई वैल्यू नहीं आए, अदरवाइज रो का फॉर्मूला हमारा एंटर। असल में जो कोष्टक स्टार्ट करते हैं ना, इसको बंद भी करना रहता है, अब हमने नहीं किया, तो एक्सेल खुद बोल रहा है कि क्या उस कोष्टक को बंद करके इस एक्शन को करेक्शन कर दूं, आपकी जो आपने जो फॉर्मूला लगाया, बोल रहा है डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, बोले यस, यस करते ही ये करेक्ट कर देगा, और अब इस फॉर्मूले को आप लागू कर दिए डबल क्लिक करके, आगे के नंबर ऑटोमेटिक खत्म होते हैं। नंबर कब आएंगे, जब आप यहां पर एडिशन लेंगे, एडिशन लिया हमने DCA, सेशन लिया हमने जुलाई, ईयर डाला हमने 2023, अभी तक भी नहीं आएगा, कब तक 23 का तो हो गया, लेकिन नाम भी तो हमें टाइप करना है ना, जैसे नाम टाइप करके एंटर किया उसका नंबर जनरेट हो जाएगा 5। ठीक, तो आज आपको एक डेटाबेस बनाना है और इसमें ये 2 फॉर्मूले आपको लगाना है। ठीक है, तीसरा एक और फॉर्मूले की ओर हम चलेंगे, वो है टोटल। यहां पर आप इसका टोटल भी कर सकते हो कि एडमिशन उन्होंने फीस जमा किया, जैसे स्टूडेंट ने एडमिशन फीस जमा कर दिया 6500, एग्जाम फीस जमा किया 2000 रुपये, तो टोटल हमें पता चल जाए। तो यहां पर टोटल वाले कॉलम में आप असाइन करिएगा इक्वल सम, कोष्टक नंबर, तो हमें यहाँ पे रेंज दे देना है, बोले L2 से ऐसे सेलेक्ट करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, L2 से O2 टाइप भी कर सकते हो, L2 2 यानी कैसे टाइप करना है, आप ऐसा टाइप कर सकते हो L2 शिफ्ट के साथ में टर्मिनेटर O2, ऐसा भी कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा क्लिक करके ऐसे खींच दें, कोष्टक बंद करेंगे देन एंटर करेंगे, तो ये हो गया 8500। अब इसी फॉर्मूले को आप आगे इधर भी लागू कर दीजिए, डबल क्लिक करके ये सबका निकल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे फीस आएगी 5600, यहाँ पे आई 400, ठीक है, तो उसका भी टोटल हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला है आपका सम का। ठीक, बस आज की क्लास में आपका
इतना ही आपको करना है।